हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो एक फोकलोर होने वाली है जिसमें कि हम अपर शिमला एरिया के एक देवता जी की स्टोरी कवर करने वाले हैं। किस तरह से वो देवता जी रोडू पहुँचे, कैसे उनका नाम पड़ा और उनकी सारी स्टोरी। तो आज जिन देवता जी की बात हम करने वाले हैं वो है गोलीनाग देवता। तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से वो रोडू पहुँचे, कैसे उन्होंने अपना स्थान पूजाली नंबर 3 में पाया और कैसे उनका नाम गोलीनाग पड़ा। मैंने बहुत बार ये भी नोटिस किया है कि हम जितने ही लोगों से पूछते हैं वो उतनी ही अलग-अलग तरीके की कहानियाँ बताते हैं एक देवता के बारे में। तो हो सकता है कि इन देवता के बारे में भी लोगों की अलग-अलग कहानियाँ हो, पर मेरे पास जो कहानी है मैं आप लोगों को वो नरेट करना चाहूँगी। और अगर कुछ भी गलत हो या फिर कुछ एडिशन हो तो आप लोग कमेंट्स में उसे ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देवता जी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो गोलीनाग देवता है वो इस वक्त पे पुजाली नंबर 3 रोडू में है। बट इससे पहले वहाँ पे जो पुजारी नंबर 3 जगह है वहाँ पे गोलीनाग देवता जी नहीं होते थे, वहाँ पे एक माता हुआ करती थी। जो गोलीनाग देवता है वो पहले सिरमौर के देवता हुआ करते थे और उनका ओरिजिनल नाम कुछ और हुआ करता था, जो कि जिनसे मैंने ये स्टोरी पूछी है वो उनका नाम बिल्कुल भूल चुके थे। तो अभी हम अज्यूम करेंगे कि बस वो एक नाग देवता थे जो कि सिरमौर में रहा करते थे। तो हम थोड़ा गोलीनाग देवता जी के बारे में जान लेते हैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले। तो जो गोलीनाग देवता है वो बेसिकली यहाँ पे हमारे बारिश के देवता हैं। वही बारिश कराते हैं, बर्फ़ हो, ओले हो, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो बहुत पुराने टाइम में जब गोलीनाग देवता जी सिरमौर के देवता हुआ करते थे तो उस समय पे वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश की और बहुत ज़्यादा बारिश की, जिसकी वजह से कि सिरमौर के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिरमौर के लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और गोलीनाग देवता ने इसी वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश की थी क्योंकि लोग ना ही उनकी पूजा करते थे और ना ही उनको पूजते थे। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जब लोगों की फसलें ख़राब हुई तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने गोलीनाग देवता जी की मूरत उठाई और एक नदी के किनारे फेंक दी। तो उस समय क्या होता है कि कोटखाई से एक आदमी सिरमौर की तरफ गया होता है और जब वो वहाँ घूम रहा होता है तो उसे नदी के किनारे में वो सोने की मूरत मिलती है। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और ऊपर से सोने की थी। तो वो उसको अपने बैग में भर लेता है और अपने साथ ले जाता है। तो जब उस आदमी का काम सिरमौर में ख़त्म हो जाता है तो वो उसके बाद बागी गाँव जाता है, जो कि कोटखाई में ही है, क्योंकि वहाँ पे उसको जातर अटेंड करनी होती है। तो बेसिकली मैं जातर बता देती हूँ क्या होता है। ये जो हमारे यहाँ देवता जी होते हैं उनका फंक्शन होता है और अपर हिमाचल में अलग-अलग जगह में जातर का अलग-अलग मतलब होता है। जैसे अगर जहाँ मैं रहती हूँ कोटखाई में, अगर हम वहाँ पे देखें तो जातर हमारे यहाँ तभी होती है जब राणा या मतलब जो हमारे पहले टाइम के राजा होते थे उनकी डेथ होती है, तो देवता जी गाँव-गाँव जाते हैं और जातर लगती है देवता जी की। लेकिन अगर हम रोडू वाली साइड देखें या जुब्बल वाली साइड देखें तो जो वहाँ पे जातर लगती है वो नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ कोटखाई में खीन होती है देवता जी की, वैसे वहाँ पे नॉर्मली उन लोगों की जातर लगती है। तो स्टोरी पे वापस आते हैं। तो जो वो आदमी होता है जब वो बागी पहुँच जाता है जातर अटेंड करने के लिए, तो उसके बाद वो जिसके घर पे रुका होता है वो क्या करता है, वहाँ पे उस मूर्ति को बाहर निकालता है अपने बैग में से और दड़क में डाल देता है। अब मैं थोड़ा दड़क पे एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है। वैसे मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगी या और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हो। बट मैं ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक मतलब पहाड़ी घर में ऐसा होता है कि किचन बहुत बड़ी होती है, सब लोग वहीं बैठते हैं और खाते भी वहीं पे हैं। तो एक जहाँ पे चूल्हा बना होता है उसके एकदम ऊपर खाली जगह होती है, मतलब वो एटेक की तरह होता है और वहाँ पे हम अपने पुराने बर्तन या फिर कुछ और सामान स्टोर करते हैं। तो फिर वो आदमी मूर्ति को दड़क में छुपाने के बाद बाहर चला जाता है जातर अटेंड करने के लिए। और जो बागी के देवता जी है वहाँ पे डोम देवता जी आते हैं और जातर शुरू होने से पहले डोम देवता जी डांस करते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ कि देवता जी नाचे ही नहीं। तो सब लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि क्या हो गया, कुछ गलती हो गई किसी से या फिर लोगों से या गाँव वालों से कोई गलती हो गई। इसी बीच क्या होता है कि जो देवता जी के गूर थे या फिर माली या फिर देवा थे उनके अंदर देवता जी आते हैं और वो उतरने लग जाते हैं। जिनको ये सब नहीं पता है, बेसिकली एक इंसान होते हैं जिनको देवता जी खुद चूज़ करते हैं, उनको हम माली, गूर या देवा बोलते हैं और देवता जी उनके थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। वो एज़ अ मीडियम होते हैं
लोगों के बीच और देवता के बीच। तो फिर देवता जी उतर के लोगों को बोलते हैं कि आज हमारे गाँव में एक मेहमान आए हैं और वो गाँव के लोगों से कहते हैं कि उनको ढूँढ के लेके आओ। इससे पहले कि गाँव के लोग कुछ समझ पाते या फिर उस मेहमान को ढूँढने जा पाते, तो जो वो सिरमौर का आदमी था वो खुद ही आगे आ जाता है और फिर देवता जी के सामने बोलता है कि मैं अपने बैग में एक सोने की मूर्ति लेके आया हूँ सिरमौर से, शायद वही वो मेहमान हो सकते हैं। फिर वो आदमी गया, उसने वो मूर्ति दड़क के ऊपर से निकाली और फिर लोगों को दिखाई, तब जाके देवता जी ने बताया है कि ये एक नाग देवता है। तो ये थी स्टोरी कि किस तरह से गोली नाग देवता सिरमौर से कोटखाई पहुंचे। पर अब हम अगली स्टोरी देखेंगे कि किस तरह से गोली नाग देवता ने रोडू में अपनी जगह बनाई। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रोडू में एक जगह है पुजाली नंबर 3, तो वहाँ पे पहले एक माता हुआ करती थी, पर जब गोली नाग देवता जी आए तो वो वहाँ गए और उन्होंने बहुत भयंकर और मूसलाधार बारिश की। इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जो माता का मंदिर था और माता खुद उस बारिश में बह गए और इसके बाद से गोली नाग देवता ने वहाँ रहना शुरू कर दिया और अपना स्थान वहीं पे बना दिया। जिसके बाद कि वहाँ के लोगों ने उनकी खूब पूजा की और उनकी बहुत सेवा की, जिसकी वजह से कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिली और उन्नति हुई उनकी इकोनॉमी में और उनके एग्रीकल्चर में भी। अब रीज़न क्या था कि गोली नाग देवता ने इतनी बारिश की जिसकी वजह से कि माता का मंदिर बह गया? मैंने काफ़ी ज़्यादा पता करने की कोशिश की। जिन लोगों को मैं जानती हूँ उन्हें इसके पीछे का रीज़न नहीं पता था और अब अगर मुझे आगे इसका रीज़न पता लगता है तो मैं ऑफ़ कोर्स एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी और अगर ऑलरेडी किसी को इसका रीज़न पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द वीडियो। अब हम आते हैं फ़ोकलोर के फाइनल और लास्ट पार्ट पे कि किस तरह से गोली नाग देवता का गोली नाग नाम पड़ा, क्योंकि इससे पहले उनका नाम कुछ और था। वो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मैंने उनका ओरिजिनल नाम पता करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की इंटरनेट के थ्रू भी और जिन लोगों से मैंने स्टोरी पूछी उन लोगों से भी, बट उन्हें भी इनका असली नाम नहीं पता था कि गोली नाग से पहले इनका नाम क्या था। अगर किसी को भी पता है तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में लिख देना। एंड वन मोर थिंग, जो गोली नाग देवता है इनके ऊपर एक और स्टोरी भी है जो मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगी और वो थोड़ी सी अलग है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बस शुरुआत का पार्ट थोड़ा सा अलग है। तो अब स्टोरी शुरू करते हैं कि गोली नाग देवता का नाम गोली नाग कैसे पड़ा। तो बहुत टाइम पहले की बात है, रोडू में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी जिसकी वजह से कि लोगों की फसलों पे प्रभाव पड़ रहा था। उस टाइम पे लोग सेब नहीं उगाते थे, लोग बेसिकली उगाते थे जो ये जौ, बाजरा, गेहूँ ये सब कुछ उगाते थे और कई-कई जगह पे धान भी लगाया करते थे, तो जिसके लिए बारिश ज़रूरी थी। तो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने की वजह से रोडू के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और जो वहाँ रोडू के जो मेन देवता थे उन्होंने सभी देवताओं से बात की और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा सभी देवताओं के आगे कि जो भी देवता बारिश करवाएगा उसको मैं अपना स्थान दे दूंगा यहाँ रोडू में। और इसके तुरंत बाद गोली नाग देवता रोडू की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में एक घर पड़ता है जो कि ठाकुर का घर होता है। तो जब गोली नाग देवता उसके घर के पास पहुँचते हैं तो ठाकुर बाहर आता है और गोली नाग देवता का मजाक उड़ाता है सबके सामने कि ये बारिश कराएगा, ये कैसे बारिश करा सकता है, बड़ा न्याय बारिश कराने वाला। लेकिन उस वक्त पे गोली नाग देवता ने कुछ नहीं बोला और वो शांति से और चुपचाप वहाँ से चले गए। और जैसे ही गोली नाग देवता रोडू पहुँचे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हम कह सकते हैं हुई। बारिश करवाने के बाद जब गोली नाग देवता वापस अपने स्थान में जा रहे थे तो वापसी में वहीं उसी ठाकुर के घर के आगे वो पहुँचे। तो क्या हुआ था कि जब गोली नाग देवता जी रोडू की तरफ जा रहे थे तो ठाकुर ने अपनी गेहूं की फसल काटी ही थी उस वक्त पे और उसने वो गेहूं की फसल सुखाने के लिए रखी हुई थी और गोली नाग देवता ने बहुत बारिश कराई जिसकी वजह से कि उसकी फसल सारी ख़राब हो गई। फसल ख़राब होने के साथ साथ उसका घर भी थोड़ा बहुत बारिश में बर्बाद हो गया। इसी सब के चलते जो वो ठाकुर था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसे गोली नाग देवता के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हीं की बारिश की वजह से उसका फसल और घर दोनों बर्बाद हो गए थे। तो जैसे ही गोली नाग देवता उसके घर के पास पहुंचते हैं वो एक बंदूक लाता है और गोली नाग देवता पे बंदूक तान देता है और वो गोली नाग देवता पे थोड़ी देर में बंदूक चला भी देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गोली नाग देवता ने उस समय उसे कुछ भी नहीं कहा। गोली नाग देवता ने बस अपने लोगों से ये कहा कि मेरी मूर्ति में से ये गोली कोई नहीं निकालेगा और जो निशान बना है गोली के चलने की वजह से उसे भी कोई ठीक नहीं कराएगा, मेरी मूर्ति ऐसी की ऐसी ही रहेगी। और बस इसी वजह से उनका नाम आज गोली नाग देवता पड़ा है। और जो हमने पहले बात की थी कि रोडू के जो मेन देवता थे जिन्होंने कि प्रॉमिस किया था गोली नाग देवता से कि अगर आप बारिश करवाओगे तो मैं आपको अपना स्थान दे दूंगा,
हुआ, वो देवता भी अपने वादे से मुकर गया और उन्होंने भी गोलीनाग देवता को स्थान नहीं दिया। लेकिन फिर भी गोलीनाग देवता ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वापस अपनी जो स्थान है पुजारी नंबर 3 वहाँ चले गए और उन्होंने कहा कि मुझे स्थान का कोई लालच नहीं है, मैं बस लोगों का भला चाहता था जो मैंने कर दिया। और जो वो ठाकुर था उसका जो पूरा ख़ानदान था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था देवता जी के दोष की वजह से। हमारे यहाँ बोलते हैं कि वो गल गए सारे के सारे, ना अब उनके परिवार में से कोई भी नहीं बचा है, ना ही उनका घर बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। और अब फाइनली हम आ जाते हैं एक ऑल्टरनेट स्टोरी पे, जो एक और स्टोरी है जो कई अलग-अलग लोग बताते हैं देवता जी के बारे में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, एक ही देवता को लेके 3-4 अलग-अलग कहानियाँ हमेशा होती ही होती है लोगों के पास। अब कौन-सी सही है, कौन-सी गलत है, ये मुझे नहीं पता। मेरा काम है आपको सुनाना और आप डिसाइड करोगे कि कौन-सी सही है और कौन-सी गलत। तो इस कहानी में जो गोलीनाग देवता है, उनका ओरिजिनल घर बताया गया है कुल्लू, और वहाँ के लोग उनको गॉड ऑफ रेन की तरह पूजा करते थे। गोलीनाग देवता अपनी प्रजा से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश थे और टाइम से बारिश किया करते थे, जिसकी वजह से कि उनकी फसल अच्छी होती थी। पर किसी रीज़न की वजह से गोलीनाग देवता वहाँ की प्रजा से बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा बारिश करना शुरू कर दिया। इतनी मूसलाधार बारिश की वजह से गाँव में बाढ़ आने की संभावना होने लगी और उनकी फसल भी खराब हो गई, जिसकी वजह से कि लोगों ने गुस्से में गोलीनाग देवता जी की मूर्ति को उठाया और सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी में यानी कि सहायक नदी में बहा दिया। नाग देवता की मूर्ति को पानी में बहाने की वजह से वहाँ के लोगों ने अपने गांव को भी बचाया और साथ ही साथ अपनी फसल को भी बचा दिया। लेकिन उसी समय एक किसान वहाँ से गुजर रहा था जो कि फ्रोग नामक गाँव का था। उसने वो मूर्ति नदी के किनारे देखी और उसने देखा कि वो एक सोने की मूर्ति है। इसी लालच में वो उस मूर्ति को अपने साथ घर ले जाता है। जब वो अपने घर की तरफ वापस जा रहा होता है तो रास्ते में एक गांव में शांद होती है। तो शांद बेसिकली एक देवता जी का फंक्शन ही होता है जो कि काफ़ी सालों बाद सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे साइड तो ऐसा कहते हैं कि 100 साल 150 साल इतने सालों बाद एक एक फंक्शन आता है, बट कई जगह पे 30 साल बाद 40 साल बाद इस तरह से भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो वो किसान होता है वो उस गांव में ठहर जाता है ताकि वो शांत में शामिल हो सके। तो उस वक्त पे क्या होता है कि जो उस गांव की देवी होती है उनके लिए एक बकरे की बलि दी जा रही होती है, मतलब उनके नाम से एक बकरे की बलि दी जा रही होती है। तो अब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बकरी को बलि देने से पहले उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं, और अगर पानी डालने के बाद बकरी की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है तो इसको हम लोग पहाड़ी में कहते हैं कि बकरा धुन गया, मतलब कि अब हम बकरे की बलि दे सकते हैं। बट अगर पानी डालने के बाद बार बार पानी के छींटे डालने के बाद भी अगर बकरे की पूरी बॉडी वाइब्रेट ना करे तब तक उस बकरे की बलि नहीं दी जाती है। तो हुआ ये था कि जब वो आदमी वहाँ पे शांत में मौजूद था तो जो माता के लिए बलि का बकरा था वो धुन ही नहीं रहा था। तो फिर माता से लोगों ने पूछा कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो माता ने बताया कि हमारे गांव में एक नाग देवता है, यानी कि नाग की शक्ति है जिसकी वजह से कि बकरा धुन नहीं रहा है। और इसी के बाद नाग देवता को सामने लाया गया, जहाँ की पहली बार उस गांव में नाग देवता की पूजा की गई। और इसके बाद जो वो किसान था वो नाग देवता जी की मूर्त को अपने साथ अपने गांव फरोग ले जाता है और काफ़ी सालों तक उनकी पूजा वहीं उसी गांव फरोग में की जाती है। जो ये फरोग गांव था और इसके आसपास का थोड़ा बहुत एरिया एक देवी का था। तो नाग देवता चाहते थे कि उनको वहाँ पे स्थान मिले, इसीलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बारिश कराई, जिसकी वजह से कि वहाँ की जो देवी थी उनकी मूर्ति बह गई और मंदिर भी डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके बाद कि नाग देवता ने वहाँ पे अपना स्थान ले लिया और वहाँ उनको पूजा जाने लगा। और इस स्टोरी में ठाकुर की स्टोरी भी थोड़ी सी अलग है। इस स्टोरी के हिसाब से जो ठाकुर था जब नाग देवता फरोग साइड आए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गया देवता से, क्योंकि वो अच्छे से बारिश करा रहे थे और लोगों की काफ़ी ज़्यादा उन्नति हो गई। तो इसी जलन के कारण उसने नाग देवता को चैलेंज कर दिया कि तू बारिश करके दिखा। जब ठाकुर ने गोली नाग देवता को चैलेंज किया उसके बाद गोली नाग देवता ने उसके घर के आसपास एक बादल फाड़ा, जिसकी वजह से कि उसकी सारी फसल तो ख़राब हुई और उसका घर भी ख़राब हुआ। और इसके बाद उसने गोली नाग देवता पे गोली चला दी, जैसे कि हमने पहले वाली स्टोरी में सुना था। अब आ जाते हैं हम अपने बिल्कुल एंड वाले पार्ट पे। तो इसमें जो हम लोगों ने रोडू में सूखा पड़ने वाली कहानी सुनी थी वो भी हल्की सी डिफरेंट है। तो हुआ ऐसा था कि काफ़ी सालों पहले रोडू में बहुत बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था और उस वक्त पे रोडू बुशहर रियासत के अंदर था।
तो इतना ज़्यादा सूखा पड़ने की वजह से जो बुशहर रियासत के राजा और रानी थे उस वक़्त के, उन्होंने फ़रमान जारी किया। हर एक गाँव में फ़रमान भेजा गया और हर एक देवता से रिक्वेस्ट की गई कि आप प्लीज़ बारिश करवाएँ। पर कोई भी देवता इतना ज़्यादा समर्थ नहीं था कि वो बारिश करवा सके। तो एंड में सभी लोग गोलीनाग देवता के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ बारिश करवाएँ। जिसके बाद कि गोलीनाग देवता ने रोडू में बारिश की, जिसकी वजह से लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। तो बस यही फ़ोक टेल थी गोलीनाग देवता जी के बारे में। अगर आप लोग कोई और स्टोरी जानते हैं तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में बता सकते हैं, या अगर कुछ भी गलत हुआ है या कुछ इनकम्प्लीट है उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।